नमस्कार। बहुत दिनों से आप हमारे दूसरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया। चलिए, योगा एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा दूसरा वीडियो अभी जारी हो रहा है। सबसे पहले हम गायत्री महामंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले वीडियो में जैसे हमारे सजेशंस आए थे और कुछ क्वेरीज आई थी, उसके आधार पे सबसे पहले तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? रोजगार देने वाला। अभी क्या है, जॉब की कमी तो है, और मान लीजिए जॉब है भी तो कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। यदि आप इस तरह उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे तो हमें सफलता मिलनी मुश्किल है। और मैं दोष नहीं देता परिस्थितियों को, न ही समय को। मूलतः हमें बचपन से ही उस व्यवसाय के लिए, उस अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। घर का माहौल हो, स्कूल का, कॉलेज का, हमें यह बताया जाता है कि पढ़ाई करो, जॉब मिलेगी, तभी जीवन है, इसके बगैर जिंदगी बेकार है। यदि हम व्यापार करने की सोचें भी तो लोग कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, और तुम्हें इसका अभी अनुभव कहाँ है, बहुत कठिन है। निश्चित रूप से जब भी आप धारा के विपरीत बढ़ना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपको उतने आसानी से सहयोग नहीं करती। आपको अकेले ही चलना होता है। विशेष रूप से योग के विद्यार्थी जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, रोजगार देने वाला बनना चाहते हैं, नौकरी मांगने वाला नहीं, उनके लिए हमारा सजेशन ये है कि योग को आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को जानिए। एंटरप्रेन्योरशिप कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने ही क्षेत्र में थोड़े समझदार होने की आवश्यकता है। यदि आपने अपनी पेशेंस दिखाई, और उसके लिए देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अविमी हर्बल्स करके है, आप उनकी वेबसाइट देखिए। 85 के एज में उन्होंने व्यवसाय की शुरुआत करी, और अभी वो बहुत बड़ा हर्बल के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आए हुए हैं, और अच्छी मार्केटिंग चल रही है। उसी तरह से यदि आप अपने प्रोडक्ट को, कोई जरूरी नहीं है कि हम योग की पैकेजिंग करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन अपने अंदर के स्किल्स को यदि डेवलप करें तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। उसमें स्किल क्या क्या हैं? 5 महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। पहला है विजन एंड लीडरशिप। आपके अंदर एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, और आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल चाहिए। लीडरशिप से मतलब वो नेतागिरी नहीं। आप अपने अंदर काम कर रहे लोगों को एक मनोनुकूल वातावरण प्रस्तुत कर सकें। उन सब के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि इन सब के अन्नदाता हम हैं। आपको ध्यान होगा, अभी एक चाय वाले की, बहुत ही कम उम्र का लड़का है, 20-22 की उम्र में, उसने किसी फर्म में नौकरी करते हुए और बाहर उसने चाय की ठेली लगाई।
और शुरुआत कहाँ से की? 30 रुपए के चाय से की। पहले दिन में उसकी बस 10 चाय बिकी और अगले दिन उसको बढ़ाते गए। जितने लोगों के पास पहले दिन गए थे उनके पास आगे भी जाते रहे। 30 रुपए की एक चाय। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि चाय तो वही है, उसमें उसने क्या डाला कि वो 30 रुपए की हो गई। योग तो वही है, आपको उसको इस तरह से परोसना है कि वो महत्वपूर्ण लगने लगे, लोगों को अपना फायदा दिखाई देना चाहिए। जब तक उन्हें फायदा नहीं दिखेगा तब तक वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो आपके अंदर एक विजन चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए और एक वो स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए। दूसरा है फोकस एंड एग्जीक्यूशन। आपने एक प्लानिंग बना ली, अब उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। इतने दिन में हम कहां तक पहुंचेंगे, आगे उसके बाद हमें और कौन सा स्टेप लेना है। हमने यदि इतने लोगों तक अभी पहुंचे हैं तो अगले महीने भर में या 6 महीने में कितने लोगों तक पहुंचेंगे। इस तरह से एक एम बना करके और उसका एग्जीक्यूशन उसी समय से हो। मेनली होता क्या है कि आदमी आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे और इस तरह वो कभी नहीं पहुंच पाता। तो जो आप अपना फोकस रखते हैं, जो आप उद्देश्य बनाते हैं, उस पर एग्जीक्यूट करना भी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है परसिस्टेंस एंड पैशन। पैशन महत्वपूर्ण है कि आप अपने उस रोजगार के प्रति वफादार रहिए। पूरा आपको भरोसा होना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम करके दिखाएंगे। जनरली होता क्या है कि थोड़े से वक्त के बाद आदमी लड़खड़ाने लगता है। एक बार ब्रह्मा जी के पास बंदर पहुंच गए कि जी प्रभु, आपने हमें भी बनाया और मनुष्यों को भी। मनुष्यों को ज्यादा बुद्धि दे दी, हमें कम दी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा कि जाओ एक पौधा देते हैं और इसे जमीन पे लगा देना, जो जो इसकी जड़ें बढ़ेंगी त्यों तो तुम्हारी भी बुद्धि विकसित हो जाएगी। बंदर प्रसन्न होकर नीचे आ गए, उन्होंने जमीन में उसे लगा भी दिया। लेकिन बंदर तो बंदर, अब बंदरों का झुंड, एक बंदर आए और पौधे को उखाड़ कर देखे जड़ें बढ़ी या नहीं बढ़ी। और इस तरह हर बंदर यही काम, तो ना पौधा बढ़ा न उनकी बुद्धि बढ़ी। इसका कहने का अर्थ यह है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको जमीन चाहिए, बीज चाहिए, उसमें एक बीज नहीं तो पौधा ही ले आइए बना बनाया, और फिर उसमें आपको समय समय पे खाद और पानी भी डालना है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको एक्सपोजर, धूप और हवा का एक्सपोजर चाहिए। और उन सबसे महत्वपूर्ण पेशेंस चाहिए। बगैर पेशेंस के, बगैर इन सभी परिस्थितियों के एक साथ आए एंटरप्रेन्योर्स का डेवलप होना मुश्किल है। तो ये 4 स्किल्स के बाद 5वां है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अपने रोजगार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, हम उसमें इतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना रखें कि हम तो इसी राह पर चलेंगे। लचीलापन बहुत जरूरी है कि कब और कहां हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। यदि इधर घाटा हो रहा है तो वहां पे कौन सा जैक लगाएं, कैसे हम अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में अपना तन मन धन सब कुछ लगाएं। जब तक कि उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे। अब महत्वपूर्ण है कि जी आपने कहा जमीन चाहिए, खाद पानी चाहिए, कहने का अर्थ है कुछ तो धन चाहिए शुरुआत में। अब इस विषय पे हमने थोड़ी सी रिसर्च करी। हमने एक हमारे परिचित बैंक के मैनेजर हैं, उनसे बात की। साहब ये बताइए कि यदि कोई
मास्टर डिग्री कर रहा छात्र, बिल्कुल फ्रेशर, आपसे कोई मदद मांगता है, उसे कुछ व्यापार शुरू करने के लिए कुछ धन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? उन्होंने कहा देखिए 2 स्कीम्स हैं, एक मुद्रा लोन और दूसरा है स्टार्टअप इंडिया। सरकारी 2 स्कीम्स हैं और इसके तहत हम उन्हें लोन दे सकते हैं। फिर हमने कहा कि उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। शुरुआत उन्हें करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि आपको यदि मान लीजिए छोटा योगा सेंटर शुरू करना है, तो आपको योग सेंटर पहले शुरुआत करनी पड़ेगी अपने बलबूते, यानी वो पौधा पहले से लाके रखना पड़ेगा। फिर उसे दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास में ये ऑलरेडी जमीन है और पौधा है। अब अपना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, किसी एक फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बैठ करके आप अपना प्रोजेक्ट बना लीजिए, और उस प्रोजेक्ट को जब आप बैंक के सामने रखेंगे तो इन्हीं मुद्रा स्कीम या स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको वो लगभग 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा सकते हैं। अब उसमें आपकी सारी चीजें हैं, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसमें जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किन किन एरियाज में आपको वर्क करना है, आपके टीम में कौन कौन होना चाहिए। एक बंदा डिजिटल इक्विप्ड हो, वो आपकी चीजों को सोशल मीडिया पर भी डाले और साथ में आपके चीजों को, आपकी जो एक्टिविटीज है उसे प्रमोट करता रहे। दूसरा, जो अर्थशास्त्री हो, जो आपके लिए अब तक किए हुए कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखे, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर को समझाए, कहाँ पे हम कमजोर हैं, कहाँ और बेहतर करने की आवश्यकता है। और जो आपके नीचे और काम करने वाले योगा टीचर्स हैं, वो फिर पेशेंसफुली अपने एरियाज में वर्क करें। और उसके अलावा फिर आपको जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि आप केवल और केवल योग सीखने सिखाने तक सीमित नहीं रहिए। आप अपने सेंटर को एक एरिया में आपने छोटा सा डिस्प्ले लगा दिया बुक्स का, एक दूसरे एरिया में आपने डिस्प्ले लगा दिया योगा इक्विपमेंट्स का, रोप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, योगा मैट्स हैं। जो आपके सेंटर पे आते हैं वो कम से कम कुछ न कुछ आपके यहाँ से लेके जाएं। फिर एक तीसरे एरिया में आपने डिस्प्ले लगा दिया कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स का। लोग आजकल बाल झड़ने से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं, तो ऐसे कई सारे उपयोगी हर्ब्स हैं जो कि व्यक्ति आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं। और उसका जो अब चूंकि आपने अपने सेंटर में रखा हुआ है, तो जो मार्केट और मार्केटिंग का जो बीच का परसेंटेज है वो आपके सेंटर को मिल सकता है। तो इस तरह से योग सेंटर को आप कई तरीके से डेवलप करिए कि आप एक तरफ योगा सिखाने के लिए एक रूम बना के रखें, एक आपने छोटी लाइब्रेरी बना के रखी है, एक आपने इंडिविजुअल मेडिटेशन के लिए छोटा स्पेस दे करके रखा है। तो उस तरह से उस योग केंद्र को विकसित करिए कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो भी व्यक्ति आए उसे कुछ न कुछ आपके यहाँ से मिले। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से वो बाहर जाकर के आपके लिए एम्बेसडर का काम करेगा, आपके ब्रांड को खुद ब खुद एक्सपोजर मिलेगा। तो महत्वपूर्ण है कि आपको समय के अनुसार सोचना भी पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। इन सभी पैरामीटर्स को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि योग में आपको एंटरप्रेन्योर बनने में कोई रोक सकता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।